आज इलेक्ट्रिकल पे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का क्या पढ़कर आए हो ट्रांसफार्मर का? क्या पढ़कर आए हो ट्रांसफार्मर का? चल, फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वेन एवर, गलत, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी नहीं, वेन एवर अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, क्लियर, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, ठीक है। वो जो कह रहे हैं ना इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, वो फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, जो EMF इंड्यूस हुई है, एन EMF इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, EMF इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। EMF E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। दूसरे के अकॉर्डिंग ये होगा, पहले के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा तो उसके अंदर क्या बनेगी? EMF बनेगी। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बेसिक है बिल्कुल, इसको याद रखना। और दोनों क्वेश्चन ESE में पूछे गए हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में, सेंटर के पेपर में पूछे गए। ये देखो, अपना तो फिर पंजाब का है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF। उसके बाद आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी, जो EMF बन रही है, EMF के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, वो अपने कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली बता दे रहा हूं, जो EMF के कारण करंट बनेगा वो अपने कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा, जिसके कारण हमें एक EMF, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इस EMF की वजह से, वो अपने कॉज को अपोज कैसे करेगा? फ्लक्स बनाकर। क्या बनाकर? फ्लक्स बनाकर। और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बनाएगा, अपने कॉज को अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बनाएगा, ठीक है। उसके कारण जो EMF की पोलैरिटी आती है, उसके कारण जो EMF की पोलैरिटी आती है, वो कौन बताता है? लेंज लॉ, ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज गिवन बाय द लेंज लॉ। और जो नेगेटिव साइन आता है वो कौन देता है? लेंज लॉ। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब ये जो माइनस साइन है ये कौन देता है? लेंज लॉ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी की जो EMF की पोलैरिटी आती है ना, मान लो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड पे जो करंट फ्लो करेगा, करंट के कारण जो EMF प्रोड्यूस होगी, उसकी पोलैरिटी कौन देगा? लेंज लॉ, ठीक है। पोलैरिटी टेस्ट में हमने देखा भी था। क्लियर? तीनों लॉ क्लियर हुए? फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और लेंज लॉ, क्लियर? चलें आगे। क्वेश्चन क्या आया था इसके अंदर? whenever a conductor, according to which law a conductor when conductor magnetic lines of force and EMF is induced in it, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था whenever a EMF induced in the conductor is directly proportional to the rate of change of flux according to which law? फैराडेज सेकंड लॉ। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव साइन कौन देता है? लेंज लॉ। चले, चलो। उसके बाद हमें कुछ यूनिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स का क्वेश्चन TCL ने भी पूछा था।
यूनिट्स का क्वेश्चन किसने पूछा था? टीसीएल ने भी पूछा था। चलो सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरी है, मेरे को तुम बताओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तीसरी है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है? एमएमएफ, ठीक है, समझ गए। फोर्थ है रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और कौन सी यूनिट आ रही है माइंड में? अच्छा, इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस की यूनिट। उसके बाद हमारे पास कौन सी आ गई? इंडक्टेंस की यूनिट आ गई रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की यूनिट, ठीक है। परमियंस, परमियंस की यूनिट। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिविटी, उसके बाद परमिएबिलिटी, ठीक है। कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, परमेबिलिटी, परमियंस, उसके बाद कंडक्टिविटी, और कोई माइंड में आ रही हो? ईएमएफ हो, एमएमएफ और करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी हो गया, और कोई आ रही हो माइंड में? बना, तुम तो करते जाओ, इसकी यूनिट लिखते जाओ ना, मैंने थोड़ी ना लिखवानी है, तुमने लिखनी है। लिखते जाओ जितने की आती है। चलो इतनी तो करो, मैं इतने खोजता हूं कि और कौन सी यूनिट रह गई है। फटाफट करो इसका। चलो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, क्या? H, H इज इक्वल टू NI बाय L। L इज अ लेंथ, I इज अ करंट, N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट की यूनिट क्या होती है? मल्टीप्लाई बाय टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, किस में होती है? मीटर में। तो यूनिट क्या होगी? एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। क्लियर? लिखते जाओ फटाफट फॉर्मूले के साथ। H इज इक्वल टू NI बाई L, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी BM, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी BM क्या यूनिट बनाई? BM इज इक्वल टू फाई बाय ए, फाई यूनिट फ्लक्स की यूनिट वेबर, एरिया नीचे क्या है? एरिया, मुंह से बोल रहा हूं, लिख लो, एरिया फ्लक्स वेबर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। W, वेबर की यूनिट क्या होती है? W, ठीक है, चाहे W लिख लो चाहे वेबर लिख लो, जो जैसे मर्जी लिख लो, W भी लिख लो, वेबर पर मीटर स्क्वायर।
और भी कोई यूनिट होती है? कौन सी? म्यू एच। म्यू इज अ परमिएबिलिटी। क्या चीज? परमिएबिलिटी, ये वाली म्यू इज अ परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी। बी, ये जो म्यू होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट म्यू आर एच। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर और एच। क्या इसकी और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर के अलावा? कौन सी? टेस्ला। यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। क्लियर? चलो इससे रिलेट करके इधर आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन पे। मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट क्या होती है? गॉस। क्या यूनिट होती है? गॉस, ठीक है। अच्छा, इसको रिलेट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से। 1 गॉस इज इक्वल टू 1 2 3 4 टेस्ला। लिखो। एक मिनट उल्टा 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 उल्टा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू गॉस, ठीक है, जिसमें 1 गॉस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर या 1/4 जीरो नीचे ले जाओ, ठीक है, ये आ गया टेस्ला। दैट मीन्स 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये चीज को याद रखना। जैसे उन्होंने पिछली बार ऐसे कुछ उल्ट पुटांग सा पूछ लिया था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। हाँ, 100 नहीं, 10,000। किसमें? लाइंस ऑफ फोर्स। हाँ वो तो 100, वो तो उसका तो आंसर 100 था। चलो क्लियर हुआ? समझ आया? चलो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ क्या यूनिट होगी? एन आई। एन नंबर ऑफ टर्न्स और करंट की यूनिट एम्पेयर टर्न्स। इसको कई बार लोग एटी भी बोल देते हैं, ठीक है, एटी। इसकी कोई और यूनिट बन सकती है? चलो बनेगी तो यही, फिर भी इससे फॉर्मूला देखेंगे हम। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है? ये वाली चीज। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू नॉट, ठीक है। और ये वाली चीज क्या होती है फिर? सर ये वाली चीज क्या होती है? रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट लेस, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। और ये इसकी वैल्यू 1 कब होती है? फॉर अ वैक्यूम। वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। चलो लिखो फटाफट। चलो एक चीज इसके अंदर और लिखवाता हूं। लिखो, रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। किसके लिए? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का अदर नाम है? नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? मैग्नेटिक ही होते हैं ना। डाइलेक्ट्रिक कहां से? डाइलेक्ट्रिक को भी इंसुलेटर को क्या कह सकते हो, ठीक है। लिखो नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा ये सर आप क्यों लिखवा रहे हो? PSTCL JEE 2021 की सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। सर इससे कुछ एडवांस बताओ, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? लिखो ब्रैकेट में वुड, लिखो ब्रैकेट में वुड,
प्लास्टिक, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ग्लास। अच्छा, अगर मैं पूछूं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ कॉपर, फिर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ कॉपर कितनी होती है? खागे दो का, अरे 1 ही होती है। इट इज ऑल्सो अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। कॉपर मैग्नेटिक थोड़ी ना होता है, कॉपर इलेक्ट्रिकल होता है, उसके अंदर से करंट पास होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव थोड़ी ना करता है, तभी तो एग्जांपल लिखवा रहा हूं। वुड, प्लास्टिक, कॉपर, लिखो वुड, प्लास्टिक, कॉपर, ग्लास। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर अ वाटर, इट इज ऑल्सो अ नॉन मैग्नेटिक, 1 लिखो ब्रैकेट में। अब धोखा खाओगे तभी लिखवा रहा हूं, वाटर। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर अ एल्यूमिनियम, ये भी दूसरा ही है, इसका तो नहीं आएगा। क्या आएगा? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ एयर, 1 लिखो। वुड, प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, उसके बाद बोन, 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 BONE, बोन, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बोन, उसके बाद क्या लिखवा है? कॉपर, उसके बाद क्या लिखवा है? एयर। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, वाटर भी। ये उन्होंने कहां से उठाया था? ये सर कहां से उठाया था? जो मैं तुम्हें कहता हूं ना वो सही होता है। 2021 मार्च में जो पेपर हुआ था ना, जो मार्च में जेई का पेपर हुआ था, SSC जेई 2021 में मार्च में तीसरे महीने जो पेपर हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन था। वहां से उन्होंने उठा के कहां पाया? मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि PSPCL वाले खुद से डेवलप नहीं करते क्वेश्चन को, वो पीछे से ही उठा कर पाते हैं। अब वो पीछे से कौन से पेपर में उठा के पाएंगे, कोई आइडिया नहीं पाएंगे, वो पीछे से। चाहे वो HAL के पेपर सुने, HAL टेक्नीशियन के हो गए, इसरो के साइंटिस्ट के हो गए, ये HPCL का हो गया पेपर, यहां से पेपर आते हैं, यहां से क्वेश्चन उठाए हैं और यहीं से क्वेश्चन उठाए थे मैंने भी। चलो ठीक है, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट पे चलें, क्लियर हो गया? चलो उसके बाद कहां रह गए हम? एब्सोल्यूट पे आ गए। ये रेस करना, 3 ही रेस कर रहा हूं, घाचा मचा लगेगा नहीं तो। ये भी रेस कर रहा हूं। चलो, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नॉट। सर यूनिट तो बता ही नहीं, फॉर्मूला भी नहीं बताया। क्या होता है इसका? वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर। H तो लिख दिया, फुल फॉर्म भी लिख लो, हेनरी, HENRY, हेनरी पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? सर ये परमेबिलिटी था, ये इसलिए परमेबिलिटी था क्योंकि म्यू नॉट म्यू आर, वेयर म्यू इज अ परमेबिलिटी, म्यू नॉट इज अ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, म्यू आर इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ये याद रख लेना, मैं आपको फालतू में नहीं करा रहा, ठीक है ना? मेरे को लग रहा है ये आएंगे तो मैं करवा रहा हूं, तो मेरे को भी यहां खड़े होकर फालतू में टाइम पास करने का शौक नहीं है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ई, परमिटिविटी किसको कहते हैं? ई को। ठीक है, परमिटिविटी किसको कहते हैं? ई को। सेम ही होता है जैसे म्यू परमेबिलिटी, ये परमिटिविटी, ई नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट क्या है? ये देखो, ये लिख दिया मैंने, AP एब्सोल्यूट परमिटिविटी, RP रिलेटिव परमिटिविटी। अगर कोई आ जाए रिलेटिव परमिटिविटी का एनालॉगस क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, चलो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी फिर? फैरेड पर मीटर। ठीक है, यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। अच्छा सर, आप अगर वहां पर नो यूनिट का ऑप्शन आ जाए तो क्या हम वो मार्क करेंगे या यूनिटलेस मार्क करें? यूनिटलेस का मतलब क्या होता है? नो यूनिट नहीं, तो हमने तो कॉपी में पढ़ा था यूनिटलेस, वो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ऐसे मत करना। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? 8.85, ये डायरेक्ट वैल्यू आएंगी। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 4 पाई इंटू 10⁻⁻, दोनों में माइनस माइनस है ऊपर,
दोनों में माइनस माइनस है ऊपर, एक की हेनरी पर मीटर, एक की फैरेड पर मीटर। वो मैग्नेटिक सर्किट में काम आता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आता है, इसलिए उसमें फैरेड कैपेसिटेंस है, ये मैग्नेटिक है, इंडक्टेंस है, इसलिए यहां पर हेनरी है। चलो क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इंडक्टेंस में ना हमने कई फॉर्मूले देखे हैं, इंडक्टेंस में हमने कई फॉर्मूले देखे, जो कि मेन फॉर्मूला होता है या तो वो होता है वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकालना, या फिर वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस निकालना। वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस निकालना तो क्या होता था, LdI/dt। एक मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल में आएगा पक्का 100%, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही। चलो दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर एक और फॉर्मूला होता है, इसके अंदर एक और फॉर्मूला होता है जिसमें होती है म्यू n स्क्वायर A/L। म्यू परमेबिलिटी, n नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ द कॉइल, L लेंथ ऑफ द कॉइल। इसका क्वेश्चन निकालना वो वाला जो मैंने बताया था। नंबर ऑफ टर्न्स उसने बोला था डबल है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, डबल, एरिया भी डबल है, और लेंथ कॉइल की डबल है, लेंथ कॉइल की क्या है, डबल है, ठीक है। ये तीन चीजें देकर वो पूछ रहा है कि इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ क्या फर्क पड़ेगा। तीन चीजें देकर वो पूछ रहा है इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही उठाया गया है। नंबर ऑफ टर्न्स उसने डबल कर दिए, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए, मतलब पहले ऐसे करके उसने ये बनाई थी, अब वो कह रहा है 2 की बजाय ना मैंने 4 कर दिए, ठीक है। एरिया डबल कर दिया, चौड़ाई डबल कर, मतलब लेंथ भी डबल कर दी, लंबाई डबल कर दी। अब वो पूछ रहा है इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो इंडक्टेंस पे जो फर्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, मान लो पहले 1 था, नंबर ऑफ टर्न अब 2 हो गए, एरिया 1 था 2 हो गए, लेंथ 1 थी 2 हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो अब फर्क पड़ेगा, देखो n स्क्वायर है, n डबल, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए तो 2 का स्क्वायर, एरिया डबल हो गया तो उसकी जगह 2, लेंथ डबल होगी तो उसकी जगह 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब क्या हो गया, 4 गुना हो गया, तो L क्या हो गया, इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ा कि ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। समझ आई, 4 टाइम्स समझ आया ना, 4 टाइम्स। अब मैं इसको डिटेल में समझाने जाऊंगा तो वही बात आएगी, N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स N1, A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2, और L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1, ठीक है। अब जो तुम L1 की वैल्यू लिखोगे, ये छोटा L1 है, ठीक है। अब L1 की वैल्यू लिखोगे तो तुम कहोगे सर ये म्यू है ना, N1 का स्क्वायर है, A है, A1 है डिवाइडेड बाय L1 है, ठीक है। अब अगर ये पहले का हो गया, अब उसने बोला कि मैंने ना सब कुछ चेंज कर दिया, तो अब दूसरी वैल्यू आएगी इंडक्टेंस की, उसको मैंने L2 से दिखाया। L2 में तो वैल्यू क्या आएगी, N2 का स्क्वायर, A2 डिवाइडेड बाय L2। अब उसने बोला था कि नंबर ऑफ टर्न्स ना मैंने डबल कर दी, डबल मतलब 2 गुना होगी, पहले की 2 गुना होगी, पहले अगर N1 थी तो अब दुगनी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने म्यू N2 का स्क्वायर 2N1 का स्क्वायर हो गया, लिख सकता हूं। N2 की वैल्यू पुट कर दी ना, A2 की वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया, 2 टाइम्स A1, एरिया डबल हो गया ना, पहले A1 था अब दुगना हो गया, 2 गुना हो गया, तो ये क्या आ गया 2A1, ठीक है। A2 की वैल्यू होगी, L2 की वैल्यू दुगनी होगी, वो भी लेंथ डबल थी, 2 टाइम्स L1। अच्छा यहां से खोला तो ये आया 4N1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, N1 का स्क्वायर 2 टाइम्स A1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स L1।
देखो 2 से 2 कटा, नीचे क्या आया, नीचे आया म्यू, 4 बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकाल लिया, म्यू n1 का स्क्वायर a1 डिवाइडेड बाय l1। क्या ये चीज पहले वाले l1 नहीं दिख रहा? ठीक है, तो ये जो L2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, L2 इज इक्वल टू 4, और ये वाली चीज क्या थी, L1, तो 4 गुना हो गया कि नहीं? और डिटेल में जाओगे तो ऐसे जाओगे, वैसे समझना तो वैसे तुम सीधा वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, समझ गए? डिटेल में जाओगे तो ऐसे जाओगे, वो तो मैंने तुम्हें समझा ही है, बट ये बेसिक आ गया, समझाने का तरीका कैसे है, क्यों हमने करा। म्यू को क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि उसने म्यू के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, वैसे भी परमेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी, समझ गए? कर दू इरेज, ये वैल्यू उतारनी है, वैल्यू उतार लो, चाहे उतार ली। चले, आज मेरे को इतना ही कराना पड़ेगा, ये सारा करा के, ठीक है, फिर कल से करेंगे, टाइम की कमी है। चलो, हो गया? पर मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट करा दूंगा, टेंशन ना लो, दिवाली के बाद वेले ही हैं। उतार लिया था ना? चलो देखो आगे, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? पहले तो इसका सिंबल ही समझो, आर के पैरों में एल, रिलक्टेंस, एल आ गया ना, आर एल, रिलक्टेंस। इसकी वैल्यू क्या होती है? एल बाय म्यू ए। एल इज अ लेंथ, ए इज अ एरिया, किसका? कॉइल का, ठीक है। म्यू इज अ परमेबिलिटी, लेंथ की यूनिट मीटर, म्यू की अभी हम पढ़ कर आए हैं हेनरी पर मीटर, ए की मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो लेके जाओ, यूनिट मेरे को भी नहीं याद, मैंने याद करने की कोशिश ही नहीं करी, नहीं करनी है मेरे को, फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले सारी उम्र काम आएंगे, यूनिट नहीं काम आएगी। आज पूछ ली ठीक है, नहीं पूछी तो बेकार। रट्टा उतना मारो जितना तुम समझ सकते हो, सालों साल सब्जेक्ट ही याद रहेगा। अगर जो तुमने इसको याद ही रख लिया ना, मेरे को यूनिट किसी की भी नहीं याद, रट्टा नहीं बजाओ, पर मैं निकालने के इतना है कि मैं निकाल लूंगा मीटर, क्योंकि निकालने में मेरी गलती नहीं होगी। रट्टा मेरा जब तक माइंड स्ट्रांग है तब तक ही याद रहेगा, जैसे माइंड वीक पड़ा, टेंशन आई माइंड के ऊपर, गया, अजमाई हुई चीज है इसलिए कह रहा हूं। हेनरी, अच्छा, नीचे इंटू मीटर स्क्वायर, ये मीटर चल के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया? मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हेनरी इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय हेनरी, 1 बाय हेनरी। अच्छा, ये हेनरी है, हेनरी का इनवर्स नहीं हो सकता, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं, चलो ओरिजिनल यूनिट क्या होती है? ये होती है, बना हम उससे भी सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। अगर कोई यूनिट तुम्हें देना चाहेगा ना ओरिजिनल, वो ये होती है, ठीक है। ओरिजिनल यूनिट ये होगी, क्योंकि रिलक्टेंस क्या बनता है, क्या ऑफर्ड करता है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर? ऑपोजिशन। क्या ऑफर्ड करता है? ऑपोजिशन। ठीक है, एल बाय म्यू ए सब कुछ आ गया। दूसरी क्या होती है? फाई इज इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, फाई इज इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। अच्छा, यहां से अगर मैं रिलक्टेंस निकालना चाहूं तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर जाके एमएमएफ बाय फ्लक्स, एमएमएफ बाय फ्लक्स। फॉर्मूला याद करना है गुरसिंदर, ठीक है। एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, एमएमएफ की यूनिट हमने अभी देखी थी, क्या थी? एम्पेयर टर्न्स,
डिवाइडेड बाय, क्योंकि एमएमएफ की फॉर्मूला क्या होता है, एनआई नहीं होता, एम्पेयर टर्न्स, फ्लक्स वेबर, एटी बाय डब्ल्यूबी, रिलक्टेंस की यूनिट। क्लियर? एटी बाय वेबर। चलें? चले, तो परमियंस क्या होता है, 1 बाय रिलक्टेंस। क्या होता है, 1 बाय रिलक्टेंस। ठीक है, 1 बाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की यूनिट क्या थी, हेनरी। इसकी यूनिट क्या आएगी, उसका हेनरी का इनवर्स था ना, ये उल्टा चला जाएगा तो हेनरी। अच्छा यार, ये तो इंडक्टेंस की यूनिट नहीं बन गई, हेनरी इंडक्टेंस की भी तो होती है। तो याद रख लो ना, परमियंस इंडक्टेंस के बराबर होता है, सिर्फ यूनिट में, सिर्फ यूनिट में। याद रखने को बोल रहा है। जब अगर कोई ट्रिक के साथ रिमेंबर करना हो ना, तो परमियंस इंडक्टेंस, परमियंस इंडक्टेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उल्टा हो जाएगा, म्यू ए बाय एल, म्यू ए बाय एल, म्यू ए बाय एल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 1 बाय रिलक्टेंस है, 1 बाय, अगर रिलक्टेंस का एल बाय म्यू ए है तो इसका क्या हो जाएगा, एल बाय रिलक्टेंस नीचे तो एल बाय म्यू ए बाय एल। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाय कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाय 1 बाय रेजिस्टेंस, 1 बाय ओम। तो ओम का क्या आ गया, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, MHO या फिर सीमेंस। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जाता है, मैग्नेटिक सर्किट में? इलेक्ट्रिकल में यूज किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, बुला दी। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, हाँ गुरजिंदर? यूं यूं हिलाओ, वहां हिलाओ जहां पर हमने कुछ सीखना नहीं है, जहां पर तुमने फीस भी दी और सीखना भी है वहां पर सीखो। कॉलेज में फीस भी इतनी इतनी पे करते हो तब भी नहीं सीखते, यहाँ तो कम से कम सीख लो। और घर पे जो माँ बाप बैठे हैं ना, वो उम्मीद लगा के बैठे कि हमारा बच्चा इतना ट्रैवल करके जा रहा है, कुछ लेकर ही आएगा। समझ गए? वो चीज को सोचा करो। चलो, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1 बाय आर, 1 बाय ओम, ओम का इनवर्स MHO और सीमेंस। ठीक है। अच्छा, कंडक्टेंस यूज होता है जहां पर रेजिस्टेंस यूज होगा। रेजिस्टेंस कहां पर यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या यूज होता है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर यहां पर रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर रिलक्टेंस। सर ये क्या चीज है, देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब भी करंट फ्लो करता है उसको रोकता कौन है बीच में आके, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उतना करंट कम होता है। रिलक्टेंस की बारी आ जाए। रिलक्टेंस के अंदर मैग्नेटिक सर्किट के अंदर यूज होता है। सर मैग्नेटिक सर्किट कौन सा होता है, जिसके अंदर फ्लक्स बनती है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसके अंदर क्या पैदा होती है, EMF। ठीक है, EMF पैदा होती है। और इसके अंदर क्या पैदा होता है, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, फ्लक्स चलता है, उसके अंदर करंट चलता है, उसके अंदर करंट, इसके अंदर फ्लक्स, उसके अंदर करंट, इसके अंदर, उसको करंट को कौन रोकता है, रेजिस्टेंस, इसके अंदर फ्लक्स को कौन रोकता है, रिलक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस एक दूसरे के क्या है, एनालॉगस, एनालॉगस कहते हैं। अभी मैं तुम्हें कल करवाऊंगा एनालॉगस वाला।
ठीक है, ये सारा पूरा करवा दूंगा। रेजिस्टेंस रिलक्टेंस का क्या है, एनालॉगस, क्योंकि काम दोनों एनालॉगस वो चीज एनालॉगस का मतलब क्या होता है कि चाहे हमारे सर्किट अलग अलग है बट काम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, इधर रिलक्टेंस किसको, फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, अच्छा यहां पर 1/R आया, यहां पर 1/RL आ गया, मतलब रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस, ये कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल का है, ये मैग्नेटिक का है, तो ये भी दोनों क्या है आपस में, एनालॉगस। तो ये एसएससी का क्वेश्चन था, जेई का। परमियंस इज एनालॉगस टू द कंडक्टेंस, परमियंस इज एनालॉगस टू द कंडक्टेंस। ठीक है, समझ गए। समझ गए मैंने क्यों कहा, क्योंकि काम क्या है, दोनों का सेम है बट सर्किट क्या है, अलग अलग है। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। उसके बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय रो इज अ रेजिस्टिविटी। पता क्या था, PSPCL जेई 2019 में ना उन्होंने ये पूछ लिया था, ये क्या होता है, पहला क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट का, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। बताओ, अब ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट करवाया। रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, रो। रेजिस्टिविटी कहां देखा है सर, हमने ना आर के फॉर्मूले में देखा था, रो एल बाय ये आ रहा है, तो यहीं से हम यूनिट भी बना लेते हैं। याद क्या करनी है, इसको इधर लेके जाओ, आर ए हो गया, एल को नीचे लेकर आओ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ए की यूनिट, ए होता क्या है, एरिया, ए मीटर स्क्वायर। एल की यूनिट क्या होगी, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कटा, क्या बची, ओम मीटर। चलो यूनिट बन गई। क्या था इसके अंदर, लोड ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर जो तुम मेरा मेथड अपनाओगे तो हमेशा वही अच्छे लेवल के ऊपर तुम याद रख पाओगे चीजों को, अदरवाइज वही की सीपीटी बाकी बच्चों की तरह। रेजिस्टिविटी रो एल बाय, हमें देख कहां देखा था, वो फॉर्मूला लिख लिया करो, वो फॉर्मूले से बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी अभी तो हम पढ़कर आए हैं, क्या होती है, म्यू नॉट म्यू आर। सर म्यू आर की तो यूनिट ही नहीं होती, बचा क्या, म्यू नॉट, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। ठीक है, म्यू की यूनिट क्या होगी, हेनरी पर मीटर, क्योंकि म्यू नॉट म्यू आर की तो वैल्यू नहीं होती ना, यूनिट लेस है। अच्छा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, 2 मिनट से उतार लिए। हाँ हाँ उतार लो, याद रखिए यूनिट है ना। चलो बढ़िया, निकाल नहीं है। देखो हर चीज को ना अपनी, जब पता क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब पेपर नहीं निकलता ना, तो मैंने अपने लेवल पे, जब मैं पहले तैयारी करता होता था, मैंने अपने लेवल पे क्या देखा है कि उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करी जो टॉपर है। ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, नहीं निकल रहा कब तक। देखो पता क्या होता है, कई बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ सीरियसली, कई बच्चों के पास ईगो होता है, वो कहते हैं यार हम क्यों करें, हम कर सकते हैं बट हम अपनी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करेंगे। अगर जो तुमने सीरीज वगैरह देखी हैं, वो भी, उसमें भी यही सलाह दी जाती है, अगर जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं काम आ रही ना, जो तुम स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो नहीं काम आ रही, तो उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करो जो कि टॉपर है, क्या पता काम आ जाए। ठीक है, वो कौन सा तुम्हें आगे देख रहे हैं, भाई इसने हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, ये हमको भी वो फॉलो कर रहा है, वो तुम्हें आगे देख रहे हैं। अरे तुम तो वैसे उनको देख के कुछ सीख रहे हो, कुछ फॉलो करोगे तो क्या पता तुम्हें ही जॉब मिलेगी ना, उनको तुमसे क्या फायदा, या उनको तुमने बताया कि हमने तुम्हारी स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, नहीं ना। ऐसे करा करो, जब भी कोई देखो ना उससे कुछ सीखने की कोशिश करा करो, क्या पता वो अपने लेवल पे काम आ जाए और हमें जॉब दिला जाए। चले, चलो कंडक्टिविटी आओ, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कर लिया था। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज अ इनवर्सली ऑफ, कर दो, कंडक्टिविटी इज अ इनवर्स ऑफ, हेलो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया।
conductivity is a inversely proportional to the, it is a inverse of resistivity, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो। अच्छा रो की यूनिट क्या होती है? सर भूल गए, मेरे को भी नहीं याद। रो एल बाई कोई ना, ये लो, कितना टाइम लगा? 1 मीटर से 1 मीटर में क्या ओम मीटर आ गया सर आ गई याद। 1 बाय ओम मीटर, 1 बाय ओम मीटर, जल्दबाजी नहीं करनी। 1 बाय ओम का इनवर्स, मीटर का भी इनवर्स। ओम का इनवर्स क्या होता है? सीमन। ओम का क्या होता है? MHO या फिर सीमंस, दोनों में से एक है ना, दोनों नहीं कहने। सर ये मजा नहीं आ रहा, ये ना कुछ और सा लग रहा है। हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? मीटर नीचे लिख दो, ठीक है, मीटर को नीचे ही रहने दो, ओम का इनवर्स कर दो। हाँ 1 बाय ओम मीटर भी कह सकते हैं। वो तुमने बनाना कैसे मोड़ते हो चीज को। क्लियर? करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू J इज इक्वल टू सिग्मा E। अच्छा लिखो फटाफट, कर लो। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू रो ई, नहीं हमारे किसी काम का नहीं है। J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। चलो इससे भी वही यूनिट निकलेगी। सिग्मा किसको कहते हैं? ई किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना डिफिकल्ट नहीं, हम वो करेंगे। इस पे ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पाया है, PSPCL के जो पेपर बनाए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पाया, क्योंकि आ चुका है। करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी इज अ करंट पर यूनिट एरिया। रिलक्टिविटी इज अ 1 बाय कंडक्टिविटी। लिखो क्या कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी? सीमंस पर मीटर। मीटर पर सीमंस। मीटर पर सीमंस। नहीं सर मजा नहीं आया। मीटर सीमंस का यूनिट क्या थी? ओम मीटर। 1 बाय ओम मीटर था ना, उल्टा कर दिया। समझ आया? कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी? 1 बाय ओम मीटर। 1 बाय कंडक्टिविटी हुई तो ओम मीटर ऊपर चला गया। समझ गए? तो जैसे मर्जी मोड़ना वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। चलो रेजिस्टेंस तो पता ही है, ओम। क्या आती है? रो एल बाय ए। ठीक है, क्लियर? अब ये यूनिट याद रखनी है, कोई नवी यूनिट मिल जाए तो वो भी याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कल एनालॉगस वाला और आगे चलेंगे। ठीक है, कल तुम्हें मैं एज वाले फैक्टर करवाऊंगा, वही 7.5 पूरे। ठीक, जाओ शटर चक दो।